चलो इधर ध्यान दो, होमवर्क में क्या था कल? जलसा देगा तुम लोगों ने। तो कल क्या किया था हमने? स्नेल्स लॉ। कौन बोलेगा स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये आई और आर क्या है? बता एक सर को बोलो तो एक माउताज एको। अब क्या सीखना है आज? स्नेल्स लॉ फिर से करना है। इंसिडेंट रे ऑफ साइन, इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ साइन आर, उसका अगर हम रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट नंबर आएगा। यूज अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तब समझ में आएगा। इसका कंपैरिजन समझ कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे हम ऐसा बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन हो जाता है किसी भी रे का, तो हमने बोला कि जब वो रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये ऐसे जाने वाला था, उससे अच्छा वो ऐसे हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो अब ये जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इसके बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल बड़ा है, रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा है, तो बाय विच फैक्टर छोटा है? तो भाई ये एंगल इतने छोटे हैं कि उनका साइन कंपोनेंट ले लेंगे और उनका रेशियो ले लेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर ही आएगा। और वो जो नंबर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो अभी हमें सीखना है कि यहाँ पे जो नंबर आया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैग्निफिकेशन का कुछ नंबर आता था, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, तो ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता था। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट इज सेम। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब इमेज की हाइट बड़ी हो गई है। और लेस देन 1 आता है तो ऐसे ही इन दोनों एंगल का जब रेशियो लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट कुछ सिग्निफाई करेगा। समझ में आ रहा है? वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा मीडियम है और वो मीडियम पहले मीडियम से कितना डेंसर या कितना रेयर है। समझ में आ रहा है? उस चीज़ का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आज का टॉपिक है। तो हेडिंग लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर NTSC एग्जाम and for your boards also. तो कल जहाँ पे लेक्चर हुआ था वहीं से ये स्टार्ट होगा। जहाँ कल जो लेक्चर जहाँ पे ख़त्म हुआ था कि भाई यहाँ पे कोई कांस्टेंट मिलेगा, पर वो कांस्टेंट का क्या मीनिंग है उसको हमें डिस्कस नहीं किया था। आज वो डिस्कस करेंगे कि उस कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। सिंपल है। कल લખવું છે? લખાયું છે ને કાલે? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बताओ झील। जोया अगर बंद कर दे बुक। पूरी डेफिनेशन वो तो उसका क्रक्स हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो गंदा तू जैसे वेदांत तू बोलता तेरे को आता है बेंडिंग ऑफ लाइट। एक वस्तु आवड़ी गई खाली बस तू बोल। When light travels from one medium to other medium due to optical density. ड्यू टू ए चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी वो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मली बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, पर बेंडिंग ऑफ लाइट कब? तो कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब। फिर हमने सीखा कि भाई ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब जिसमें लाइट को पास होने में स्ट्रगल हो, और जिसमें लाइट को पास होने में कम स्ट्रगल हो, वो रेयर मीडियम। बस इतना हमें क्लियर है। इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ व्हाट। तो अभी तक हमने कौन से रेशियो देखे हैं हमारे जीवन में? तो मैग्निफिकेशन एज अ रेशियो हमने पढ़ा है, m = h'/h होता है। इसका मतलब क्या होता है? हाइट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। और अगर दोनों हाइट का रेशियो है तो इसका जो नंबर हमें मिलता था उसका कोई यूनिट होता था? नहीं, बिकॉज किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हमें उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन देता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन। तो इसका यूनिट भी सपोज मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? देखो भाई, वी आर कंपेयरिंग स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और उसको स्ट्रगल होगा, और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मल हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या थी? मीटर पर सेकेंड, ये भी हमें याद है। अब करना क्या है? कंपैरिजन करना है इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं n = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में आ गई है। हाँ, इन एयर और वैक्यूम। पहले उसका मतलब समझते हैं, फिर उसके जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल बन सकते हैं वो हम चेक करेंगे। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ये लाइट हाउस इन मीडियम। तो पहले छोकरीओ ने आखू लखू है એટલે तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब ये कैसा है? तो कि भाई दोनों स्पीड है, तो स्पीड अपॉन स्पीड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड कट हो जाएगा। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये हमें कंपैरिजन देगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूँ कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन को डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया है 2.42। ओके, ये कैसे आया अभी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी आप समझ लो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। जैसे मैं बोलता था कि मैग्निफिकेशन हुआ है 1, मैग्निफिकेशन हुआ है 2। समझ में आ रहा है? तो अगर मैग्निफिकेशन 2 होता था तो उसका इन्फरेंस हम क्या निकालते थे कि अगर 2 है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से डबल हो चुका है। समझ में आ रहा है? अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो ऐसा बोल सकता हूँ h'/h = 2, और h' को उधर ले जाऊंगा तो क्या मतलब h' = 2h, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है, ऐसा बोल सकता हूँ। सिंपल है। सिमिलरली ये जो n है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 डायमंड की है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब मुझे क्या क्या पता है? c का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, तो ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। इसको सब्जेक्ट बना दूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, मतलब 3 × 10⁸ को डिवाइड करूंगा 2.42 से, तो स्पीड मिल जाएगी डायमंड की। समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और वो कैसी आएगी? 3 × 10⁸ से कम आएगी, बिकॉज डायमंड कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, इसलिए डायमंड में एयर को ट्रांसफर होने में स्ट्रगल होगी। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा प्रॉपर्ली क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, जैसा मैग्निफिकेशन एक रेशियो था। तो मैग्निफिकेशन से इसको एग्जैक्टली कंपेयर करो। मैग्निफिकेशन डिस्टेंस बाय डिस्टेंस का रेशियो है, मतलब लेंथ, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ का रेशियो है। ये स्पीड का रेशियो है। कहाँ की स्पीड? तो कि स्पीड जब एयर में ट्रैवल करेगी लाइट तब की स्पीड, और स्पीड जब किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तब की स्पीड। समझ में आ रहा है? अब हमें दुनिया की
इंटरचेंज मतलब तुझे ये पता है, ये पता है, और इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको यहाँ ले आओ और इनको नीचे ले जाओ। और आपको सी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो वेलोसिटी इन डायमंड मिल जाएगी। मतलब स्पीड लाइट की डायमंड में क्या हो जाएगी, उसका हमें एक वैल्यू मिलेगा। तो ये उसका कंसेप्ट हो गया, ये उसका डेफिनेशन, वो कैसा है और उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डायमंड की, इसका क्वेश्चन ऐसे लिखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ये हमें याद होना चाहिए ऑलवेज। इसकी वैल्यू कभी देंगे कभी नहीं देंगे, दे विल अज्यूम कि आपको 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड ऑलवेज पता होगी। सिंपल है। तो इतना नोट डाउन करो और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाओ। हो गया सबका? 1.2 × 10⁸ इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ में से 1.2 हो गई डायमंड के अंदर, इसलिए डायमंड डेंसर मीडियम है, वो भी हमको समझ में आ गया। सिंपल है। अब आज का होमवर्क क्या होगा, बुक खोलो, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल दिया हुआ है। पेज नंबर 175, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, सबका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो होमवर्क में आपके पास 14 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है, तो 14 वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। तो सिंपल 14 बार कैलकुलेशन करना है सेम मेथड से। यहाँ दिया होगा कि द मीडियम इज गिवन बाय ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप सॉल्व कर पाओगे, सिंपल है एकदम, हो जाएगा। अब बुक की मेथड से एक बार पूरा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये सब ने लिख लिया है। જે 14 રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપી છે ને, એમાં મેં તને ડાયમંડની કેવી આપ્યા અને તે સ્પીડ ડાયમંડની ફાઇન્ડ કરી લીધી। એવી રીતે બીજી 13 વસ્તુ છે અંદર, કેરોસીન છે, કેનેડા બાલ્સમ છે, બધું કેરોસીન છે, એ બધાની રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે। તો તને હું પૂછી લઉં કે બધાની અંદર સ્પીડ ઓફ લાઇટ બોલો, સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન કેરોસીન, તો ફાઇન્ડ કરી લે તું। સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન કેનેડા બાલ્સમ, તો બી તું ફાઇન્ડ કરી લે। એવું એટલે અલગ 14 સમ બની ગયા। એટલે હોમવર્કમાં આટલું કરીને આવવાનું, સિમ્પલ। चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बुक में हमको दी है, हमने फॉर्मूला किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, एन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी बाई वी। अब बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो ऐसा दिया है, N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आ रहा है हाउ टू रीड दिस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसा करेंगे तो अगर मैं यहाँ डायमंड लिखूंगा तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मुझे दो अलग अलग कंपैरिजन दिया है, मतलब यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो एयर इज योर मीडियम 1, ग्लास इज योर मीडियम 2। यहाँ मुझे फाइंड करनी है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू एयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N21 मतलब इसका ऐसे रीड करते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विथ रिस्पेक्ट टू वन, कि दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की कंपैरिजन में, ये इसका फॉर्मूला हुआ। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे यहाँ पे ग्लास की निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सिंपल। तो इसका आंसर मिल जाएगा। अगर मुझे N12 फाइंड करना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज कंपेयर टू ग्लास, मतलब क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये एनटीएससी के लिए है कि आपको कंपैरिजन पूछे दो मीडियम का। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपको ऐसे करना है कि वेलोसिटी ऑफ, मतलब अगर 2 1 है तो ऊपर 1 2, 1 2 है तो ऊपर 2 नीचे 1, ऐसे याद रखना है इसको। और मतलब क्या होगा, हाउ टू रीड दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको कैसे रीड करोगे मेरे साथ बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सिंपल है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें V2 मतलब पहले ग्लास का आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर, सिंपल। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमने सॉल्व किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमें कंपैरिजन बोले, ऐसे दो मीडियम दे दिए हो और बोला है एयर और ग्लास, वाटर ग्लास, या केरोसिन और डायमंड, ऐसा कंपैरिजन दिया है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? तो N21 को रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब पहले के कंपैरिजन में दूसरे की। तो इसका मतलब यही हो रहा है, पहले की कंपैरिजन में दूसरे की, सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे, पहला कौन है, एयर, तो N21 का फॉर्मूला होता है V1/V2, तो ऊपर एयर नीचे ग्लास की वेलोसिटी। अगर इसका उल्टा पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या होगा उस पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन से मीडियम की पूछी है, किसके रिस्पेक्ट टू। अब आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लो। हमने स्नेल्स लॉ क्या समझा, इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक्चुअल स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2। घबरा सो ना, नहीं ध्यान आप। अब तुझे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। N1 sin θ1 मतलब पहले मीडियम में से रे आएगा, ये पहला मीडियम है, तो पहला मीडियम में जो एंगल बनाएगा वो पहला एंगल, फिर रिफ्रैक्ट होकर के वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो दूसरा एंगल बनाएगा θ2, सिंपल है। यही मतलब हुआ इसका। तो N1 sin θ1 अपॉन इसको नीचे ले जाऊं sin θ2 इक्वल टू क्या हो गया, N2 अपॉन N1। कोई डाउट किसी को इसमें? और N2 और N1 तो कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका भी कुछ नंबर होगा, इसका भी कुछ नंबर होगा। अगर दोनों नंबर है तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा। तो ये ऐसे उसका प्रूफ होता है। समझ में आ रहा है? मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसका प्रूफ नहीं कर पाते। इसलिए कल मैंने बोला इसको अभी याद कर लो, थोड़े 1-2 दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसका और प्रूफ आगे हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, N21 का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन मीडियम 2 बराबर। N2 का फॉर्मूला क्या होगा, N21 का फॉर्मूला एयर अपॉन ग्लास, तो एयर अपॉन ग्लास। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एयर अपॉन मीडियम 1, ये 1 है तो एयर अपॉन मीडियम 1। समझ में आया? इसका N2 का फॉर्मूला क्या होगा, एयर अपॉन मीडियम 2, ये मीडियम 1 है, यहाँ पे एयर और ग्लास नहीं है, ये मीडियम 1 है, तो मीडियम 1 का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन मीडियम 1, बराबर। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो C अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन C, तो C कट जाएगा, तो आंसर आया वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। तो इसका मतलब वही हुआ sin I अपॉन sin R V1 अपॉन V2, मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी कांस्टेंट कोई नंबर होगी,
इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी कांस्टेंट कोई नंबर होगी। समझ में आ रहा है? तो दोनों का रेशियो लोगा तो फिर से कोई नंबर ही आएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लो तो भी कांस्टेंट, दो वेलोसिटी का कांस्टेंट लो तो भी कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। तो स्नेल्स लॉ का आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली क्लियर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर से पूरा मैं कैसेट गाऊंगा, टेंशन मत लो। ये सिलेबस में है नहीं, पहली बात तो टेंशन मत लो नहीं समझ में आता है तो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये स्नेल्स लॉ आया कहाँ से थोड़ा ज़रूरी है। अब ये कैसे हुआ, तो कि भाई सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला सीखा उसको ध्यान से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोल तो जी। ये एन ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? ये C अपॉन V लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम। ओके, अब मैंने बोल दिया था कि पहला मीडियम तेरा एयर है और दूसरा मीडियम तेरा मीडियम है। मीडियम मतलब कोई भी हो सकता है, ग्लास, डायमंड, कुछ भी। अब हमने बोला कि वी हैव टू मीडियम्स, एयर और ग्लास। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ कंपैरिजन टू एयर। मतलब एयर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन ऑफ एयर, और इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन और ग्लास। समझ में आ रहा है? तो इसका ढूंढो इसके कंपैरिजन में, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। सिंपल। तो इसको याद रखने के लिए ये फॉर्मूला बनाया कि N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब समझ में आया क्या कैसे बनाइए? तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एज कंपेयर टू 1। अब किसी ने क्वेश्चन चेंज करके पूछा कि अब मुझे ग्लास की नहीं, अब मुझे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास के कंपैरिजन में। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मतलब एयर एज कंपेयर टू ग्लास। तो 1 2 लिखा हो तो 2 1 कर देने का। मतलब जब हम थियरी समझ रहे हैं तो मीनिंग समझ लो, कौन कहाँ से आया, क्या मीनिंग है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। पर जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको रट लेना है कि N21 तो 1/2, N12 तो 2/1। सिंपल। फिर स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो असल में N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2 होता है। sin θ1 कौन है? तो कि जब वो मीडियम 1 में होगा तो एंगल बनाएगा पहला एंगल, मीडियम 2 में जाएगा तो एंगल बनाएगा दूसरा एंगल। अब मैं sin θ1 अपॉन θ2 करूँ तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा। अब N2 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक नंबर, N1 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक नंबर, तो नंबर अपॉन नंबर करूंगा तो कांस्टेंट ही आएगा। सिंपल है। तो वैसे भी वो प्रूव हो गया कि स्नेल्स लॉ सही बात है। फिर अगर मैं N2 का फॉर्मूला बनाऊं तो N2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 2 मीडियम, ये 2 जो भी मीडियम होगा वो। फिर N1 का फॉर्मूला बनाऊं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन V1, मतलब ये 1 जो भी मीडियम होगा उसमें 1 की स्पीड। फिर इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है तो वो रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो C से कट जाएगा तो V1 अपॉन V2 बचेगा। अब V1 मतलब वेलोसिटी इन मीडियम 1, V2 मतलब वेलोसिटी इन मीडियम 2, दोनों कांस्टेंट नंबर ही होंगे। तो दोनों नंबर अपॉन नंबर करूंगा तो फिर से स्नेल्स लॉ ट्रू हो जाता है। समझ में आ गया पूरा प्रॉपरली? तो इसका प्रूफ हमको बुक में दिया नहीं है, बुक में हमको इतना ही दिया है, पर NTSC के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें काम आएंगी। क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पर तो हमें 2 ही मीडियम बताएं। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में कि वी विल हैव 3 मीडियम्स, 3 मीडियम होंगे, एक होगा एयर, एक होगा वाटर, एक होगा ग्लास। पूछ लेंगे इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों की और तीनों की मिला के कितनी। ये भी कराऊंगा मैं, टेंशन मत ले। अभी इतना नोट डाउन करो फटाफट। तो क्वेश्चन ऐसा है कि वाई स्पीड ऑफ लाइट in air and in vacuum taken as 3 × 10⁸। बिकॉज एक बात समझो कि वैक्यूम के अंदर तो कोई नहीं है, देयर इज नथिंग इन द एयर। मतलब वैक्यूम के अंदर तो कोई गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैक्यूम में तो कोई डेंसिटी नहीं है। पर एयर में सारे गैसेस ऐड हो जाते हैं, पॉल्यूशन ऐड हो जाता है, फिर भी एयर की और वैक्यूम की स्पीड हम सेम क्यों लेते हैं? थोड़ा एयर डेंसर है वैक्यूम से,
तो उसका हम दोनों का सेम क्यों लेते हैं, उसका आंसर हमको लाना है। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी है 1.0003। अब इसकी हेल्प लो और सॉल्व करके लाओ। क्वेश्चन ऐसा है कि वाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन वैक्यूम इज दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी બધું લખાઈ ગયું હોય તો જવા દો, ખાલી ક્વેશ્ચન રહેવા દો। एम जवा दो नहीं, अब इसको रब कर दो, ऐसा मतलब है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आंसर भी एकदम सिंपल है। हमारा सोलो 2 मिनट भी नहीं लगे। क्वेश्चन समझ में आया पहले तुम लोगों को? स्पीड ऑफ लाइट का आप देखो मैंने क्या बोला कि अभी तक हमने ऐसा बोला कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸, और वही अगर डायमंड में चली जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1.2 समथिंग 10⁸, मतलब वो डिक्रीज हो गई। तो अगर एयर भी मीडियम है, एयर के अंदर तो सारे गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सब, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, पॉल्यूशन, सब कुछ है। लेकिन वैक्यूम के अंदर तो कुछ नहीं होता है। वैक्यूम मतलब वैक्यूम, कुछ नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं। तो हम अगर देखने जाए तो एयर थोड़ी डेंसर होती है वैक्यूम से, लेकिन फिर भी दोनों का हम जब वेलोसिटी देखते हैं तो इतना ही लेते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो इसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की। तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बनाओ, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बराबर वेलोसिटी ऑफ एयर। अब c का वैल्यू तो आप सबको पता है 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी आपको पता है 1.0003। तो वेलोसिटी ऑफ एयर मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ एयर को इधर ले जाओ और 1 को नीचे ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.003। तो ये डिवाइड बाय 1 करके तो कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ एयर इज नियरली सेम इन वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम से। समझ में आ गया? ये 1.003 को नियरली 1 ले सकते हैं, तो समथिंग डिवाइड बाय 1, तो वही का वही आंसर आ जाएगा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम को हम सेम ले सकते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर पूछे तो भी 3 × 10⁸, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम पूछे तो भी 3 × 10⁸। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 ऑलमोस्ट 1 है। समझ में आ रहा है? રાધન ચાલશે, ફરક પડે, ભગાઈ દેજે પછી। એટલું હોમવર્ક લખી દો અહીંયા મોટા અક્ષર, એટલે કોઈ ભૂલી ના જાય। સિમ્પલ, કઈ એટલું બધું છે? ના ના, ઇન ટેક્સ્ટ ઓન પેજ નંબર 176 एंड 14 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दी है, इंडेक्स
इंटेक्स ये 176 पेज नंबर पे है, वो ये थोड़ी किए होंगे आपने। तो बस બધા કેવી રીતે થાય? आगे का टॉपिक चलाया ही नहीं है। એટલે કસકથી ઉતાર લાવી દો ને, કસકથી ઉતારે जानते हैं એવું કર્યું था। पर जो क्वेश्चन हमने जो टॉपिक चलाया ही नहीं है उसका इंटेक्स थोड़ी होमवर्क में होगा। मतलब जितने टॉपिक चले हैं उसी के इंटेक्स्ट होमवर्क में होते हैं, और होमवर्क खुद से करना होता है, जो नहीं आता है वो पूछना होता है। तो इंटेक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 176 पे 5 क्वेश्चन है वो, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 14 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ केरोसिन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन। કોઈ બી 14 આપે છે। આ 14 આપેલા છે તને, થઈ જશે। એમાંથી તને મેં એક તો કરાવી દીધું ડાયમંડ વાળું, આ એર વાળું બી કરાવી દીધું, તો 14 જ વધ્યા ને હવે, એટલે થઈ જશે 14। સિમ્પલ, કશું વધારે કર્યું જ નથી, હજી વાર છે। બસ કકરાટ કકરાટ, એક જ ટોપિક, એક જ ટોપિક। પતંજલિનું ચૂરણ ખાઈ લેજે તો ડાયજેસ્ટ થઈ જશે। હવે અવાજ નહીં, એક જ ટોપિક છે, એમાં કશું મગજ ચલાવવાનું નથી। અરે टॉपिक, अरे वो टॉपिक जैसा ही नहीं है। ये लिख लिया सबने? एकदम सिंपल, खाली लेंस का इंट्रोडक्शन देना है और खत्म। क्या हुआ? અત્યારથી કેટલું? એટલે સેકન્ડ વાળો રેકોર્ડિંગ તો આના છે, પછી જોઈ લો સારું એટલે તમે ચાલુ। હા એ વાત સાચી, ચલો જવા દે યાર। આ ઘર જઈને મળી જશે તમને લખવા માટે। હા એટલું જ છે। ચાલો હવે આને જવા દઈએ, આમાંથી મળી જશે તને, હમણાં જ અપલોડ થશે રાતે જ। પણ હું એડમિન છું નહીં ગ્રુપમાં, તો હું એક કામ કરીશ, આને લિંક મોકલીશ કોઈને બી, તું મને મેસેજ કરી દેજે મારો નંબર લઈને વોટ્સએપ પરથી, એટલે હું તને લિંક મોકલીશ। પણ તારથી બી નહીં મોકલાય ગ્રુપમાં તો સરને મોકલી દઈશ। અને ઘરે જઈને શું યાદ રાખવાનું? અકાઉન્ટ ખોલવાનું, એમાં જઈને રીશેર કરવાનું। देखो देखो इधर ध्यान दो, जिसने वो अवर वडोदरा वाली पोस्ट रीशेयर करी उसको इस 14 में से 7 का कंसेशन मिल जाएगा। एनी 7 मतलब हाँ देखो अवर वडोदरा की एक पोस्ट है, मैंने स्टोरी डाली हुई है, उसको खाली जाकर रीशेयर करना है तो आपकी 7 पोस्ट चली जाएगी ओनली इंस्टाग्राम पे। मैं बता दूं, चलो इधर ध्यान दो। स्फेरिकल लेंस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नहीं